नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रभात। निकाय का फैसला हो चुका है। 20 जिलों की 90 निकायों में आज परिणाम सामने आ चुके हैं और इन परिणामों को लेकर हम बातचीत करेंगे, इनका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। कितनी भागदौड़ काम आए और कितने दिग्गजों की भागदौड़ इसमें सफल हो पाई है। राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक दलों का इन चुनावी हालात में उन मुद्दों के बीच, जबकि स्थानीय मुद्दों के साथ कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी इन स्थानीय स्तर के चुनावों में हावी होते हुए नजर आए हैं। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक विशेषज्ञों का पैनल जुड़ा हुआ है। भाजपा से हमारे साथ राखी राठौर जी जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम सैनी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा सर। अभी ये जो परिणाम सामने आए हैं, पिछले चुनाव परिणामों से अगर हम इनकी तुलना करें, और हम इसलिए इन मुद्दों का जिक्र करना चाह रहे हैं क्योंकि इस बार जो भी दिल्ली में हुआ, उस दिल्ली के बाद बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत असर तो परिणामों पर उसका पड़ेगा ही, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मामला था और देश ही नहीं पूरी दुनिया ने उन हालात को देखा जो 26 जनवरी को हुए थे। क्या आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों के बीच राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती रही और ये इन परिणामों से सामने आई है? काफी कुछ आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। किसान मूवमेंट का इम्पैक्ट तो नजर आता है। जैसे हम अगर बीकानेर में देखते हैं तो अर्जुन मेघवाल साहब के साथ में जो कुछ हुआ है, उससे पता लगता है कि लोग अपनी नाराजगी कहाँ व्यक्त करते हैं और कैसे व्यक्त करते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिनमें ऐसा हुआ है। कांग्रेस को इसका फायदा हुआ है। देखिए, जहाँ कांग्रेस का पिछली बार जब ये 25 जगह इनके बोर्ड बने थे और 60 में भारतीय जनता पार्टी थी और 5 में निर्दलीय थे, इस बार बिल्कुल उलट गया है सिलसिला। जिस तरीके से पता लगा है कि 1197 पार्षद बने हैं, कांग्रेस के वो नंबर 1 पर है। 1140 बने बीजेपी के, वो नंबर 2 पर है। और नए दल के रूप में प्रभावी रूप से सामने आया है वो एनसीपी है। नोखा और निवाई में जो कमाल उन लोगों ने दिखाया है कि 46 के करीब उनके पार्षद विजयी हुए हैं। सीपीएम जो अपनी एक सीकर जिले में अपना प्रभाव रखती थी, वहां से वो सिमट करके 3 पर रह गई है। आरएलपी ने अपना दबदबा दिखाया, 13 पार्षद उनके आए हैं। बीएसपी बड़ी सिमट गई है। यानी कि मुझे भी लगता है कि लोगों ने बहुत सोच समझ के वोट किया, क्योंकि उस तरीके की कॉन्शियसनेस तो आई नहीं थी कि आप किसान मूवमेंट के साथ में हैं तो आपको बहुत लाभ होगा और किसान मूवमेंट का आप विरोध करेंगे तो आपको नुकसान होगा। लेकिन इंडिविजुअल्स को निश्चित रूप से लोगों ने आंका है कि उन इंडिविजुअल्स का इन चीजों में क्या रोल रहा, और अगर उनके मतदाताओं में किसान जमात के लोग थे तो उन्होंने अपना असर दिखाया है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस बहुत पिछवाड़े से ऊपर उठी है, और लेकिन दावे वो सब धरे रह गए कि हम लोग 90 की 90 जगह बोर्ड बनाएंगे, या बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस बिल्कुल जमींदोज हो जाएगी या निर्दलीय ही सब कुछ प्रभावी रहेंगे। ये नहीं हुआ। लेकिन ये चिंता की बात है इन राष्ट्रीय दलों के लिए कि इनसे नाराज होकर के इनकी ऊब की वजह से निर्दलियों की हैसियत बनी है। निर्दलियों ने बताया है कि हमारा अपना वजूद उन पार्टी अनुशासन से और उन विचारधाराओं से परे जाकर के भी है जिनको हम मानते भी हैं या नहीं भी मानते हैं। अगर वो नहीं हमें अपना पारितोषिक देंगे तो हम स्वयं अपने आप को निर्वाचित करवा लेंगे और जनमत हमारे साथ में है। तो ये राष्ट्रीय दलों के लिए, दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए खासतौर से उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि कहने कमाने से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच में आप अपनी विचारधारा को लेकर के, अपने प्रोग्राम को लेकर के अगर आप पेनिट्रेट नहीं करेंगे तो इसी तरीके से निर्दलीय आगे बढ़ते चले जाएंगे। सन 52 से लेके यही स्थिति रही है। ये निकाय चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी विधानसभा के चुनावों में भी जब जब लोग उबे हैं तब तब उन्होंने अपने आप को निर्दलियों के साथ में जोड़ लिया है और इस तरीके से अपने आप को अपनी एक ऊब व्यक्त की है। तो ये चेतावनी है इन दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए। और सचमुच में इसमें जो दबदबा जिन्होंने दिखाया, एनसीपी ने जो नोखा में और निवाई में अपना असर दिखाया है, आरएलपी ने 13 पार्षद जो अपने जीते हैं वो, और सीपीएम के लिए चिंता का विषय कि किसान मूवमेंट में सीपीएम शेखावाटी से लगी रही लेकिन उनके पार्षद 3 ही बने हैं। इसका अर्थ समझना चाहिए कि लोग ये नहीं कहते कि आप छोड़ के चले जाए तो भी हम आपको वोट दे देंगे। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ में हैं, तब तो आपको लाभ होगा, वरना नहीं होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जुड़े रहना बहुत जरूरी है और लोगों के बीच में बने रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ मुद्दों के भरोसे सारी कहानी और सारी जंग नहीं जीती जा सकती। आर्य साहब, कांग्रेस के लिए मंथन का विषय इसलिए हो गया है क्योंकि निर्दलियों ने कई ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेसी
कल हुआ करते थे, लेकिन फिर इसके बाद निर्दलीय के तौर पर उन्होंने ताल ठोकी और आपने भी उनके भरोसे अपना कोई नया उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। इसी वजह से जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, पिछली बार के मुकाबले आपके लिए भी मंथन का एक विषय सामने लेकर आता है। देखिए सर, जो चुनाव परिणाम आए उसके लिए इन क्षेत्रों की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने जो ये निर्णायक जनाधार दिया है और जो हमारे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हमारे को 52 के आसपास निकायों में प्रमुख बनने की संभावना है, तो हम तो ये चाहते हैं कि हम जहां 2015 में हमारे 25 ही मतलब निकाय प्रमुख थे, तो उससे हम बहुत आगे बढ़े हैं। और यह शहरी निकायों में भाजपा की एक बहुत बड़ी हार है। जिस एरिया में इनका व्यापक जनाधार था, उस आधार को हमने कमजोर किया है और निश्चित रूप से मतलब ये हमारे लिए वो है। और जो चीजें या जो कमियां रही है, उन चीजों को भी हम आने वाले समय में और उस तरीके से देखेंगे कि भाई जो ये स्थानीय स्तर पे जो मोर्चे बने हैं, उन मोर्चों के अंदर हम कुछ कर पाए। और ये निश्चित रूप से हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन है उसके ऊपर है कि आपदा काल में जो बेहतर तरीके से प्रबंधन किया या जो भी सरकार चलाई या तरीके से, चाहे आज अगर आप रोजगार की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, चाहे मतलब फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो हम बेहतर स्थिति में अन्य राज्यों की तुलना में। और हमने मतलब वित्तीय प्रबंधन भी बहुत अच्छा किया। केंद्र से सहायता नहीं मिलने के बावजूद भी हमने बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंधन किया, बहुत अच्छा कोरोना प्रबंधन किया है और प्रदेश में मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। और इसके लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र में जिम्मेदारी सरकार देती है, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उनका वो है। चलिए ठीक है, हमारे साथ राखी राठौड़ जी भी जुड़ी हुई हैं। राखी जी, आपका ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगा। अब तक जो भी परिणाम सामने आए हैं बीजेपी के लिए थोड़ा सा शोचनीय है, क्योंकि ये जो आंकड़े सामने आए हैं इसमें कांग्रेस ने बीजेपी से बढ़त बनाई है और पिछली बार के मुकाबले जो आप परिणाम देखें, चाहे पंचायत चुनाव के परिणाम देखें या फिर निकाय के जो पहले चुनाव हो चुके हैं, उनके मुकाबले भी बीजेपी को थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। ओपनिंग कमेंट आपका माइक देखिए सर, प्रभात जी, देखिए सरकार कांग्रेस की रही है और निकाय चुनावों में हमने देखा है कि लगातार कि जहां पर भी सरकार, वहां पे सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है उनको निकाय चुनावों में बेनिफिट मिलता है। आप देखिए सरकार को किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है, इस बात की मैं बताना चाहूंगी। भीलवाड़ा के अंदर हमारी जब रैली निकली तो कांग्रेस की रैली निकलने दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रैली जो है वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स और आचार संहिता के बहाने से उनको मना कर दिया कि आप रैली नहीं निकाल सकते। अजमेर में आप देखें तो बैनर्स, हमारे लीगल लगे हुए बैनर्स को हटाया गया, लेकिन सरकारी बिल्डिंग पे लगे हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के बैनर्स को नहीं हटाया गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग हुआ, और साथ ही जो सरकारी कर्मचारी थे उनको भी धमकाया गया ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने कि नहीं वोटिंग नहीं करनी है। इस तरह से सरकार ने अपना पूरा एक रचना रख करके और इस पूरे नगर निगम चुनाव में अंदर काम किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि परिसमन की बात करना चाहूंगी। परिसमन के अंदर जिस तरह का खेल किया गया आपकी बार राजस्थान सरकार द्वारा, आप देखिए कि 250 वाले वार्ड बना दिए, ऐसे वार्ड बना दिए कि जिसके अंदर मतदाता की संख्या 250 है, 300 है। लेकिन आप देखिए कि जैसे बगरू के अंदर मेरी ड्यूटी लगी थी, वहां पर मैंने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के मतदाताओं का जो वार्ड था वो तो 900 मतदाताओं का वार्ड बनाया, और कांग्रेस के जो मतदाता थे उनके 300 के 3 वार्ड बना दिए। यानी भारतीय जनता पार्टी का जब एक आदमी निकल कर आता है तो कांग्रेस के उसी लेवल के, उसी संख्या वाले अगर हम मतदाताओं को कंपेयर करें तो 3 कांग्रेसी पार्षद निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या, जब बगरू का रिजल्ट आया तब भी यही हुआ कि 6400 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 5800 वोट जो है वो कांग्रेस को मिले। 600 वोट कम होने के बाद भी कांग्रेस के 5 प्रत्याशी हमसे ज्यादा जीते थे। यानी ये पूरा खेल जो है वो परिसमन में किया गया, इतने छोटे छोटे वार्ड कर दिए गए। आप सोचिए 250 वार्ड के अंदर अगर आप ये देखिए कि निर्दलियों का इसलिए ज्यादा रहा क्योंकि कोई अगर परिवार वहां रहता है, उनके 60-70 कोई ऐसा प्रत्याशी इसके 60-70 परिवार के वहां लोग रहते हैं, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, ही इज गोइंग टू विन। तो ये जो खेल किया गया, और प्रभात जी देखिए इसकी कैलकुलेशन इस तरह से कीजिए, रूलिंग पार्टी कांग्रेस है और अगर आप भारतीय जनता पार्टी और निर्दलियों को ऐड करेंगे तो वो कांग्रेस से प्लस आ रहे हैं। यानी कांग्रेस की रीति नीति को नहीं एक्सेप्ट किया।
राखी जी, आपकी एक बात भी मान ली, चलिए अगर आप ये कहती हैं कि सिटिंग पार्टी को फायदा मिलता है और वो प्रशासन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, अगर आप ये बात कहती हैं तो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी भी सिटिंग पार्टी के खिलाफ ही जाती है, और तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं चली इसमें फिर प्रभात जी, एंटी इनकम्बेंसी चलिए, आप देखिए ना, अगर आप देखिए कि 2 सालों के अंदर जो कांग्रेस सरकार का काम रहा, अगर ये बहुत अच्छा होता, जैसे कि तारीफें बहुत सारे वित्तीय प्रबंधन की बात अभी राजेंद्र जी कह रहे थे, वित्तीय तो है ही नहीं, खजाना खाली है खाली है खाली है, बार बार कहते हैं, है ही नहीं जो चीज, उसके प्रबंधन की बात आप कर रहे थे। खैर, लेकिन अगर इतनी अच्छी योजनाएं थी प्रभात जी, तो ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय मिलकर के कांग्रेस से आगे बढ़ गए? कांग्रेस को उससे भी अच्छा होना था, जिस हिसाब से इन्होंने इतनी महिमा मंथन किया है। तो देखो ना कि उस हिसाब से तो इतना ज्यादा इसको होना चाहिए था कि बीजेपी और निर्दलीय जो है वो बहुत पीछे आने चाहिए, जिस तरह से महिमा मंडन किया गया राजेंद्र जी द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। रूलिंग पार्टी जो काम कर रही है वो लोगों ने रिजेक्ट किया है। आप देखिए कि कांग्रेस जो है वो बहुत जगह पे पिछड़ी है, और रूलिंग पार्टी सरकारी मशीनरी का अपने तरीके से परिसीमन का पूरा लाभ लेने के बाद भी आज ये स्थिति है कि वो इन दोनों से पीछे है। जी चलिए, ओम जी, आपने सुना अभी दोनों को, हमने ओपनिंग वर्जन एक तरह से इसको मानकर चले, लेकिन अभी अगर हम देखें सारे आंकड़ों में तो बीजेपी और कांग्रेस, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस अकेले नहीं, बीजेपी अकेले कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा सकती, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप नहीं लगा सकती। दोनों ने करीब 750 के आसपास ऐसी सीटें थी, ऐसे वार्ड थे जहां पर अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे, और निर्दलीय जो उतरे हुए थे उन्हीं के भरोसे उन्होंने एक तरह से अपना दमखम फूंका था। ये निर्दलीयों पर भरोसा जताना, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतारते उनको लगता है कि पार्टी का जो सिंबल है वो उनको जिता कर ले जाएगा, लेकिन अगर वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारे तो इसका मतलब खुद अपने पार्टी के सिंबल पर, अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उनको खुद को भरोसा नहीं है, इसलिए वो निर्दलीयों पर ताल ठोक रहे हैं। नहीं, देखिए, एक नई फिनोमिना है, वो ये है कि एक परिवार कहीं पर जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई बीएसपी में है, तो वो उन परिवारों को किस तरीके से हासिल किया जाए, ये इलेक्शन की रणनीति है, इसको आप नैतिक नहीं कह सकते, लेकिन सचमुच में इस तरह के जोड़ तोड़ बिठाने की चेष्टा की जाती है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा, देखिए, प्रतिशत बढ़ जाने से सीटें नहीं बढ़ती हैं, सीटें तब बढ़ती हैं जब एक खास किस्म की मैथमेटिक्स है जिसके माध्यम से कांग्रेस राज करती रही 31% पे पूरे देश के अंदर सालों साल, और दूसरे बेहतर तरीके से होने के बावजूद भी शासन में नहीं आ पाए, तो वो एक अलग किस्म की बात है। लेकिन इससे जो बात पता लगती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, ये कि जो प्रभावशाली नेता थे विभिन्न संभागों में, जैसे मेवाड़ में देखिए आप, आगड़ में देखिए आप, शेखावाटी में देखिए, ढूंढाड़ में देखिए, मारवाड़ में देखिए, जो इलाके इनमें पड़ रहे हैं उनमें उन इंडिविजुअल्स को का कितना प्रभाव है, उनकी वजह से कितना जीता और कितना हारा। मैं जैसे मेवाड़ में देखता हूँ कि जिस जगह पे कोई संभावना ही नहीं थी वहां पर से कांग्रेस इलेक्ट होकर के आ गई, और इसका मतलब ये है कि जो प्रबंधन था वहां का भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली हुई थी, 60 जिलों में उनके बोर्ड बने हुए थे निकायों के अंदर, वो उससे परे जा रहे हैं, तो उनसे छीनना बड़ा मुश्किल काम था। राखी जी ठीक कहती हैं कि सरकार जिसकी होती है उसके साथ में लोग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी रोका जा सकता है अगर आपके पास में अनुशासित और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है और लगातार जुटे रहने की क्षमता रखता है। तो ये बात कांग्रेस पे लागू होती है। कांग्रेस में ऐसी शेखावाटी में जिस तरीके से लोग इलेक्ट हुए हैं वो इसी का परिणाम है। तो ये बजाय इसके ये देखने की, देखिए काम तो किया ही था, इसमें कोई शक नहीं है, कोविड से लड़े, ये सब कुछ ठीक से किया, लोगों ने वाह की, सब कुछ किया, इसका जैसा पारितोषिक मिलना चाहिए था मिला या नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन ये तो सराहा जाना चाहिए कि हाँ हुआ, जेब में जो पैसे हैं उनको ही गिन करके खर्च किए, लेकिन किए तो सही ना, वो अलग बात है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जनता के बीच में ये दोनों दल जो अपना प्रभाव रखते हैं, आज से नहीं रखते, पिछले एक तो बहुत जन्म से ही रख रहा है, दूसरा 80 से रख रहा है, तो उस प्रभाव को कितना कायम कर सके। नेताओं ने अपनी, क्या कहना चाहिए कि अपनी लोकप्रियता खोई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि नुकसान ज्यादा हुआ है तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी लोकप्रियता खोई है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर क्या कहते हैं ये पूनिया जी बोल रहे थे जो राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष हैं, तो उससे लगता था कि निश्चित रूप से वो जो 60 का आंकड़ा है उसको तो मिस होने नहीं देंगे, ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम लोग तो उस क्षेत्र में गए नहीं जहाँ ये सब लोग ये घूम करके आए थे, बोले थे, लेकिन वो नहीं हुआ।
वो नहीं हुआ तो ये चिंता का विषय है, चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसी तरीके से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस भी कहते कि हम 90 के 90 जीतेंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। अर्थपूर्ण बातें बोलनी चाहिए जिसका कुछ मतलब हो, ये नहीं होता। निर्दलियों का आना तो निश्चित रूप से, निर्दलियों का आना तो ऊब का परिणाम है, स्ट्रेटेजी का परिणाम तो होगा, लेकिन ऊब का परिणाम है। लोग ऊबे हैं इन दोनों दलों की गतिविधियों से, जो कुछ हो रहा है। और एक नैतिक सिलसिला जो नष्ट हो रहा है डेमोक्रेसी का, वो ये कि खरीद फरोख्त का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे प्रांतीय स्तर पर हो, चाहे निकाय चुनाव के बीच में हो, चाहे विधानसभा के उसके अंदर हो। ये अपने आप में बड़ा खतरनाक है और इसकी तारीफ नहीं की जानी चाहिए, इसकी आलोचना की जानी चाहिए। तभी दोनों दल या जितने भी प्रभावी दल हैं राष्ट्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर, उनको एक सीख मिलेगी कि साहब लोग इसको पसंद नहीं करते। आपने दिया तो उसके बाद में आप अपनी तरफ मोड़ के लिए आए, कोई बात हुई क्या, प्रतिबद्धता जाहिर किया आपने बीजेपी से और जाकर के बैठ गए कांग्रेस के अंदर, या कांग्रेस के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की और जाके बैठ गए बीजेपी के अंदर। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये चुनाव के साथ में, विचारधारा के साथ में, सिंबल के साथ में बेईमानी है। इस बेईमानी को रोकने के लिए इसकी आलोचना की जानी चाहिए। बाकी दोनों ने काम तो किया ही, उसके नतीजे हैं। जितना घट जाना चाहिए था उतना नहीं घटे। शासन में रहने के बावजूद आप 90 पे तो आए नहीं, आपने बढ़ा पे नंबर 1 आप बने हैं, कांग्रेस के लिए कह रहा हूं मैं, तो ठीक है। लेकिन ये संतुष्टि का सिलसिला नहीं है। इसमें आप शासन में रहते हुए भी अगर आप लोग अपनी हैसियत नहीं बना पाते हैं उस तरीके से, तो चिंता का विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए अपना दबदबा नहीं दिखा पाए, ये भी एक चिंता का विषय है। तो दोनों दलों को काम करने की जरूरत है। लोग उब रहे हैं, लोग आरएलपी की तरफ जा रहे हैं, लोग एनसीपी की तरफ जा रहे हैं, लोग जैसे बीएसपी से उब करके अब एक रह गया जो बीएसपी के पहले से स्थिति बनी थी। इसका कारण क्या है? इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ना, उस कारण पे मनन चिंतन किया जाना चाहिए। और यही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, जिनके ऊपर प्रांत की बेहतरी का जिम्मा है, एक शासन में है, प्रतिपक्ष में बैठा है, इन दोनों दलों को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, पर लोगों को पता है, सारा सब समझते हैं। आप बोलेंगे तो समझेंगे हाँ कुछ कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि लोगों को ठीक से मालूम है। और आप, ये मौका है कि जो आने वाला जो 2-3 साल बाद में जो चुनाव होंगे, तो उसमें आप अगर शासन में रहें तो कैसे ताकत के साथ में रहें, और अगर प्रतिपक्ष में रहें तो कैसे मजबूती के साथ में रहें, इसकी चिंता करने की जरूरत है। राखी जी को भी कहूंगा और राजेंद्र जी को भी कहूंगा कि इस पे गौर करो। बिल्कुल, आपने सही कहा, सोचने की जरूरत है। अरे साहब, आपने कहा था कि विपक्ष का आधार कमजोर किया है कांग्रेस में, लेकिन अगर इसका एनालिसिस करें, जो अभी तक परिणाम सामने आए हैं, उसमें पता चलता है कि विपक्ष का आधार आपने चाहे कमजोर किया हो, लेकिन वो कांग्रेस के सिंबल के भरोसे नहीं किया। निर्दलियों ने विपक्ष का आधार कमजोर किया है। तो आपको सोचने के लिए तो जरूरत पड़ेगी। तो फिर आप इसको किस आधार पर ये कहते हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदारी की उन्होंने निर्दलियों का आधार कमजोर किया है, और वो भी तब जबकि आपने भी कई ऐसी सीटें थी जो आपको अपने पाले में जाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन उनपे एनसीपी, आरएलपी इन्होंने सेंधमानी कर ली। प्रभात जी, पहले तो मैं ओम जी के कमेंट का जो उन्होंने बातें कही उसको बिल्कुल सकारात्मक तरीके से लेता हूं, और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए हमेशा अच्छी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और इन्होंने जो कहा कि भाई हमें और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, निश्चित रूप से करेंगे हम। और हमें जो ये जनाधार मिला है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में आप भी जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में हमारा जनाधार इतना भाजपा की तुलना में थोड़ा कमजोर रहता था, तो उस नाते अगर हम समझें तो ये हमारे लिए एक संजीवनी के रूप में है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक परिसीमन की बात है, तो परिसीमन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसमें सभी राजनीतिक दल शरीक होते हैं और वो संबंधित क्षेत्र के जो मतदाता होते हैं वो भी शरीक होते हैं। तो इसको एक इशू बना के और सिर्फ वही बात कहना कि भाई परिसीमन जिम्मेदार है, तो परिसीमन नहीं है, परिसीमन तो एक प्रक्रिया है। फिर हम सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और ये भाजपा वाले सत्ता को केंद्रीकृत कर रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी सत्ता। आज हिंदुस्तान एक मतलब हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर निरंतर हमला किया जा रहा है, जिसके ऊपर आज बात की जानी चाहिए, चाहे लोकतंत्र की बात हो, चाहे संवैधानिक संस्थानों की बात हो। तो आज हम पूरी दुनिया के अंदर हमारे जिस लोकतंत्र की बात होती थी, आपने देखा लाल किले पर क्या हुआ, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री और मतलब गृह मंत्री कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, जबकि कैमरे के सामने वो आदमी हमला करके या हमारे तिरंगे की बदसलूकी करके चला गया। ये लग रहा है कि वो ऐसा मुद्दा रहा और वो ऐसा प्रकरण रहा जिसकी वजह से कांग्रेस को फायदा मिल गया और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए ना भाई, हम सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं और वो सत्ता को केंद्रीकृत करना चाहते हैं।
आज राज्यों की क्या हालत है, राज्यों के क्या इसमें अपनी आय के क्या साधन बचे हैं, चाहे जीएसटी की बात हो, तो आज जीएसटी का हमारा कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, जो सरकार ने हमारे से कमिट किया था कि भाई हम आपकी क्षतिपूर्ति भी देंगे, लेकिन वो नहीं मिल रहा। हमने कोविड के अंदर अगर प्रबंधन किया है तो सरकार ने जब पूरा का पूरा देश के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज किया था, वो पैकेज कहां पे है आज? मतलब आप देखो, हम कोरोना के अंदर बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं, और जो हमारे को 25 सांसद राजस्थान से जिता के भाजपा के गए, वो राजस्थान के हितों की बात करें ना। आज हमारे पास में अगर केंद्र की सहायता मिले तो हम आज मतलब रेवेन्यू रिच स्टेट बन सकते हैं, अगर हमारे भाजपा के सांसद वहां पे संसद में हमारी पैरवी करें राजस्थान की। वो भाजपा की पैरवी करते हैं लेकिन राजस्थान की पैरवी नहीं करते। इस बात के लिए मैं हमारी राखी बहन जी बैठी है, उनको कहना चाहता हूं कि वो भाजपा के सांसद राजस्थान की पैरवी करें, राजस्थान के लिए कोई बड़ी योजना लेकर आए, चाहे मतलब माइनिंग सेक्टर में हो, चाहे इरिगेशन सेक्टर में हो, चाहे और भी जो तमाम तरह की चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें मजबूती दे। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसपे राजस्थान को, मतलब हम देखो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें मतलब राज्यों से संघ की खूबसूरती है, राज्यों से संघ की खूबसूरती। अगर राज्यों को पूरा सहायता देते, भेदभाव नहीं करेंगे, तभी फायदा है। इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो जनाधार हमें मिला है वो सिरोधार्य है, उसके अंदर हमने बेहतर प्रदर्शन किया है, और हम करीबन मतलब 55 से 60 निकायों में प्रमुख बनाने में कामयाब होंगे। उसके लिए मतलब क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत आभार। सर निर्दलीय मतलब आप समझिए ना, निर्दलीय भी राजनीतिक लोग हैं, निर्दलीय कोई वो नहीं है, उनको भी सत्ता के साथ भागीदारी चाहिए, उनको चाहिए कि अपने क्षेत्र का विकास है, उनका एजेंडा ही यही है कि भाई हमें जो बेनिफिट की बात है, आप मेरे को बताइए ना कि भाई पिछली दफा जो 50 परिणाम आए थे उसमें भाजपा को तो 4 निकायों में ही बढ़त मिली थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 12 जगह बनाई। तो आप देखिए ना, मतलब निर्दलीय के बिना आज राजनीति की बात करना बेमानी है, क्योंकि निर्दलीय भी राजनीतिक व्यक्ति है। नहीं, लेकिन वो बिल्कुल बेईमानी आपको लग रहा है, निर्दलीय के बिना बेईमानी लगता है, लेकिन सोचने के लिए भी बड़ा मजबूर करता है कि क्यों बड़े बड़े राजनीतिक दल जिनका एक लंबा इतिहास रहा है, दशकों का इतिहास रहा है, उनके साथ अगर इस तरह के हालात होते हैं, और वो राजनीतिक दल जिनका इधर की तरफ कोई वर्चस्व नहीं है, हम बीएसपी की बात करें, आरएलपी की बात, आरएलपी ठीक है मान सकते हैं, लेकिन एनसीपी की अगर हम बात करें, उनका यहाँ वर्चस्व नहीं है, अगर उनके भी उम्मीदवार अपनी तरफ से जीतकर निकल के ले जाते हैं दो बड़ी पार्टियों के बीच में से, तो दोनों राजनीतिक दलों बड़ों को सोचना जरूरी है। राखी जी आपके पास लौटना चाहूंगा, 50 निकायों के चुनाव हुए थे, बीजेपी को थोड़ा सा हार का मुंह देखना पड़ा कई जगह पर, अब 90 निकायों के चुनाव हुए। आपको नहीं लगता कि जो निर्दलियों पर जो भरोसा था और आपने निर्दलियों के सामने अपने प्रत्याशी नहीं उतारने में कांग्रेस से थोड़ा सा आप 4 कदम आगे रहे, क्योंकि वहां पर करीब 350 के आसपास ऐसे उम्मीदवार थे, 350 के आसपास ऐसे वार्ड थे जहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन बीजेपी ने 400 वार्ड के आसपास ऐसे वहां थे प्रत्याशी जहां बीजेपी उतार सकती थी, लेकिन उन्होंने निर्दलियों के भरोसे अपने प्रत्याशियों को मैदान में ही नहीं उतारा। देखिए प्रभात जी, कई वार्ड ऐसे होते हैं जहां पर कि बहुत सारे अगर प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी जो कि जीतने वाले प्रत्याशी होते हैं, वहां पे ये प्लानिंग होती है, पार्टी की तरफ से एक स्ट्रेटेजी निर्माण होता है, उसके तहत ये जो 400 वार्ड आप जहां बता रहे हैं, जहां वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षदों को नहीं उतारा। लेकिन जहां तक बात है, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि सेंटर की बात, हमेशा जीएसटी की बात की जाती है, तो मैं राजेंद्र जी को बताना चाहूंगी कि नवंबर के महीने में जो कॉम्पनसेशन का अटका हुआ पैसा था 4,642 करोड़, वो आ चुका है, और उसके अलावा 5,600 करोड़ रुपए का जो अमाउंट था, जो कि उनको लोन के माध्यम से लेना ना, उसकी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गई है। दूसरी बात, जीएसटी का कलेक्शन पिछले 3 महीने से रेगुलर हो रहा है, और वही पेमेंट लगातार मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच रहा है। इसीलिए आज जब मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उन्होंने ये कहा है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन का पैसा 2022 की जगह पे 2027 तक आप हमारा एक्सटेंड कर दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जीएसटी का पैसा आए नहीं। तो पहली बात तो इस इंफॉर्मेशन को एक बार आप अपडेट कर लें कि जीएसटी का पैसा लगातार जो माध्यम, और ये देखिए बिना किसी पार्शियलिटी के पूरे राजस्थान, पूरे विदेश के अंदर हर एक स्टेट के साथ में किया है। कोरोना प्रबंधन का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया था, चाहे वो फ्री खाद्यान्न भेजने की बात हो, चाहे अभी वैक्सीनेशन की बात हो, लगातार वहां से सप्लाई जो है वो हर राज्य को बिना किसी पार्शियलिटी के की थी। और ये मैं कह रही हूँ कि जिम्मेदारी थी, मैं ये बात भी नहीं कह रही हूँ कि भाई उन्होंने कोई एहसान किया, उन्होंने जिम्मेदारी से हर, क्योंकि स्थिति ऐसी थी, प्रॉब्लम में ऐसा अटक गए थे कि उन्होंने एक पूरे संघीय ढांचे के हेड ऑफ द सिस्टम को जो करना चाहिए था वैसा ही किया, और जैसा बाकी राज्यों को दिया वही सेम जो है उनका बिहेवियर, सेम उनका जो काम था वो राजस्थान प्रदेश के लिए भी था। जहां तक निकाय चुनाव की बात है, देखिए फिर मैं बताना चाहूंगी, मैं राजनीति से पूछना चाहूंगी कि 250 मतदाता जिस वार्ड में हो, सर वहां पे बताइए आप 25 घर
25 घर के अंदर आपने एक पार्षद को खड़ा कर दिया। कई जगह तो 150 जो मतदाता है उनका एक वार्ड बना दिया गया। आप देखिए किस तरह से अपन डेटोरिएट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने वार्ड को इतना छोटा कर दें। देखिए काम प्रभात जी हमेशा मैनेजमेंट से होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट से काम होता है। ऐसा नहीं है कि 10 लोगों पे एक पार्षद खड़ा कर देंगे तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। ये गलत चीज है, इसको मानना चाहिए। अदरवाइज तो राजस्थान तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल से है, आप तो 200 की जगह पे 500 विधानसभा क्षेत्र कर दो, यहाँ पे बोलो हमने और डिसेंट्रलाइज कर दिया, तो ये गलत चीज है। जहां तक राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट की बात थी इस परिसीमन के अंदर, कांग्रेस ने यू टर्न लेते हुए पहले इन्होंने कहा कि मेयर का डायरेक्ट चुनाव होगा, फिर इन्होंने कहा कि हाइब्रिड प्रणाली लेकर आएंगे और हम लोग वार्डों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। देखिए प्रभा जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी बंबई शहर का। बंबई शहर के अंदर 227 वार्ड है, हमारे जयपुर शहर के अंदर 250 वार्ड है। बंबई हमारे जयपुर शहर से 4 गुना बड़ा है। आप खुद सोचिए कि इस तरह की क्या स्थिति बन गई कि हमें जयपुर को इस तरह से तोड़ना पड़ा, और जो जयपुर की स्थिति है वही सभी निकायों में हुई है। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र जी भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि 200 मतदाताओं के एक वार्ड के अंदर आप जब चल रहे हैं तो आप क्या नेतृत्व दे रहे हैं। आपने डिटोरिएट कर दिया चीजों को, ये गलत चीज है। मुझे लगता है कि जो एक पर्टिकुलर होना चाहिए मतदाताओं की संख्या वो होनी ही चाहिए। और जहां तक नियम बने थे परिसीमन के वक्त कि एक वार्ड है तो एक थाने में होगा, एक कॉलोनी है तो उसी वार्ड में होगी, अगर जनसंख्या के अंदर 10% का फर्क 2 वार्डों में नहीं होगा, इन सभी नियमों की जो कांग्रेस ने बनाए थे वो धराशायी किए इस पूरे परिसीमन के चक्कर में। तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है, ये अच्छी चीज नहीं जाती है कि आपने जो खुद नियम कायदे बनाए उन नियम कायदों को आप लोगों ने तोड़ दिया। जी बिल्कुल राखी जी, इस पर सोचा जाना चाहिए। और ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं कि जो परिसीमन किया जा रहा है उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए कोई नियमावली बनी हुई है या नहीं, कितना एरिया आना चाहिए उसमें जनसंख्या को कोई आधार माना गया है या नहीं, या फिर कोई दूसरे ही इसके लिए सूत्र बनाए गए और उनके आधार पर इस परिसीमन को तय किया गया, इसको सामने रखा जाना चाहिए था। इसको लेकर सवाल भी उठे हैं, कांग्रेस के भी कई नेताओं ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल और उठता है उन दिग्गजों पर जो मंत्री और विधायक स्तर पर थे और जिन्होंने मैदान में जाकर ताल ठोकी और ये कहा कि हम हमारे इलाके को जिता कर ले जाएंगे, लेकिन अब जब परिणाम सामने आया है तो पता चल रहा है कि दिग्गज भी फेल हुए हैं। इस सवाल के साथ और उन दिग्गजों की प्रतिष्ठा कितनी दांव पर थी और कितना वो अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाए, अभी मंथन करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए सन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करें हम निकाय चुनाव परिणाम की। निकाय चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, कांग्रेस बीजेपी की पर इस बार निर्दलीय भारी होते हुए नजर आए हैं और एनसीपी ने 2 जगहों पर बड़ा चौंका दिया है। इन पर मंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल मौजूद है। बीजेपी से राखी राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। सैनी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। फिलहाल करीब 7 मंत्री ऐसे थे सत्ताधीश पार्टी की अगर हम बात करें, और विधायकों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस में 50 विधायक ऐसे थे जो अपने अपने इलाके में लगे हुए थे इस अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। लेकिन उन सबकी प्रतिष्ठा एक तरह से दांव पर लगी हुई नजर आई है और निर्दलियों ने उन विधायकों और सांसदों के बीच में से अपनी सीट को निकाल लिया। उनकी प्रतिष्ठा और उनका दमखम, विधायक कम ओहदा नहीं होता, सांसद कम ओहदा नहीं होता, और वो सरकार के, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, वहां पर किए हुए कामों के दम पर अपना वजूद वहां पर रखते हैं। खुद अपने इलाके में उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है, वहां पर उनका वर्चस्व कितना है, वो सब कुछ एक तरह से दांव पर लगा हुआ नजर आया है इस बार के परिणाम में। जबकि निकाय चुनाव एक साथ नहीं हुए हैं, अलग अलग कड़ी में हुए हैं, पिछले चुनावों के परिणाम भी सामने रहे, उसके बावजूद क्या कमी रह गई इन विधायकों और मंत्रियों की तरफ से कि इस तरह का वो परिणाम जो अपेक्षित वो सोच रहे थे और जिस तरह के दावे किए गए थे बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से, वो नहीं दे पाए? देखिए, पहले तो आप राकेश जी की बात को गौर कर लीजिए कि कुछ रणनीति होते हैं कि जिन लोगों को आपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर लिया और उनके साथ में उनको इलेक्ट होने दिया, अपने आप को खड़ा ही नहीं किया वहां पर, और वही बाद में कांग्रेस की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ जाएंगे, इस तरह का सिलसिला बना। लेकिन फिर भी जो मंत्री थे या जो प्रभावी विधायक थे, जो अपने अपने संभाग में, अपने जिलों में जिनका असर होता है, जिनके करने से नतीजे निकलते हैं, वो जो वहां पर पराजय हुई है अगर दोनों दलों की मुठभेड़ में, तो उस नेता के लिए ये संकट का विषय है। मसलन मेवाड़ में मैंने देखा कि कैसे गुलाब चंद जी कटारिया और साथ साथ में जो दूसरे नेता हैं वहाँ के, उनके साथ में ये दिक्कत पेश आई है।
निश्चित रूप से सीपी जोशी और गिरिजा व्यास जहां जिस इलाके में रही हैं उनको उसका लाभ मिला है। साले मोहम्मद जो मंत्री हैं और जो वहां पर बुरी तरीके से पराजित हुए हैं, तो वो एक अपने आप में चिंता का विषय है, यानी कि उनकी लोकप्रियता का सीधा सीधा हाथ हो रहा है। शेखावाटी में बहुत बेहतरीन दृश्य देखने को मिला है कि किस तरीके से इलेक्ट हुए, कैसे लूज किए। अब उन लोगों के इंडिविजुअल्स के नाम तो लिए नहीं जा सकते क्योंकि 200 विधायकों के और 200 उनके नाम याद रहते नहीं है, लेकिन एक 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 संकेत है। पॉलिटिकल पार्टी को तो स्पष्ट रूप से पता लग गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कि उनके कौन से विधायक और कौन से मंत्री कारगर हैं, चाहे प्रतिपक्ष में हो चाहे सरकार में हो। तो ऐसी स्थिति में ये वक्त है कि देखा जाए, समझा जाए और उन इलाकों को अपने हिसाब से दुरुस्त किया जाए, ताकि कंपटीशन प्रतिद्वंदता हो तो ठीक से हो ना, कि आपने काम किया उसके बाद में आप विजयी हो गए, काम नहीं किया तो आप पराजित हो गए। लेकिन ऐसा नहीं अभी करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, निश्चित रूप से सरकार को बड़ा फायदा हो गया इसमें कि जो लोग मंत्री बनने की अपेक्षा कर रहे थे और जो अपने इलाकों में पराजित हो गए, या जो लोग अपने किसी स्टेट से कैबिनेट मिनिस्टर बनने की सोच रहे थे और वो पराजित हुए, तो उनका निश्चित रूप से नंबर कट गए और उनके लिए जो अंदरूनी राजनीति होगी सत्ताधारी दल की, उसमें ऐसा होगा कि उनके पास में उस तरह की इच्छा नहीं होगी। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी जो लोग आगे बढ़ के नेतृत्व की बात कर रहे थे और 50 फैक्शंस बताने की चेष्टा कर रहे थे, वो लोग अगर अपने इलाकों में पराजित हो गए हैं तो उनके स्वर में वो बात नहीं रहेगी। अंदरूनी बातें हैं जिनको कि हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है, इसी से तय होता है कि कौन असरदार नेता है और कौन असरदार नेता नहीं है। ये सारी चीजें दोनों दलों के लिए या और जो दल हैं जिनका भी नहीं है, उन दलों के लिए भी अपने आप में संकेत है और समझने और समझाने की और बनाने की जरूरत है कि आप कहाँ संगठन हैं, कहाँ जनता के बीच में आपकी हैसियत है, कैसे आप आगे तक चलेंगे। ये मेरा ख्याल है कि 90 ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये फायदा दोनों दलों को इस तरीके से मिल सकता है। नुकसान तो हुआ है जो हुआ है, लेकिन फायदा जबरदस्त हुआ है कि आप अपने उन क्षेत्रों में अपने आप को मजबूत कर सकें, ठीक कर सकें जहां पराजित हुए हैं, और उन क्षेत्रों को ज्यादा बेहतर बना सकें जहां आप जीत तो गए हैं लेकिन आपकी बिल्कुल कांटे की टक्कर में आप इधर उधर से निकले हैं, है ना। मजबूत कीजिए, यूं देखा जाना चाहिए। और ये देखने के लिए जनता तो ये चाहती है कि जिन कामों के लिए आपको तय किया गया है कि निकाय में आपको क्या क्या करना है, सड़क बननी है या लाइट लगनी है या साफ सफाई होनी है, सब चीजें तो हो ही, लेकिन साथ साथ में संगठनों के लिए बड़ा महत्व और बड़ा बजाय एक दूसरे की हम कहें कि साहब आपने किया आपने किया, ये राजनीति भी करते हैं, ये सब कुछ होता है। आप दृष्टांत देकर के मैं देख रहा हूँ बहुत अरसे से ना, तो यही सब सुनने को मिलता है। लेकिन ये तय है कि जो जमीन का आदमी है उसको कोई दिक्कत नहीं होती, तो हमेशा प्रकार के लोग हमेशा खुश रहते हैं। आर्य साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं और संगठन को आगे लेकर जाने की, और खुद उनके इलाके की अगर लक्ष्मणगढ़ की हम बात करें तो वहां पर और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर रखी है। और जो निर्दलीय हैं, अगर हम निर्दलीय की भी बात करें तो वो भी कांटे की टक्कर में सामने आ गए। त्रिकोणीय एक तरह से वहां पर जो संघर्ष वो नजर आया है, 14-14-12 तो संगठन को मजबूत करने के लिए को देते हैं, नई रणनीति बनाते हैं, रणनीति तय करते हैं। अगर खुद के उनके इलाके में इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं तो फिर कांग्रेस पर सवाल उठाना बीजेपी की तरफ से गलत नहीं कहा जा सकता। प्रभात जी, एक्चुअल में क्या है कि मैंने पहले शुरू में भी कहा था कि शहरी निकायों में हमारा प्रदर्शन पहले थोड़ा कमजोर रहता था, लेकिन हमने पिछले लगातार 2 चुनाव से हमने वो प्रदर्शन को बहुत इम्प्रूव किया है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हम अपना प्रमुख बनाने में कामयाब होंगे। तो ये, और जैसा राखी जी भी कह रही थी कि कुछ वार्ड्स को रणनीति, मेरा सवाल वो आगे की रणनीति आपकी हो सकती है कि आप निर्दलियों के साथ मिलकर अपना बोर्ड बना रहे, लेकिन एक पीसीसी का मुखिया वो अपने इलाके में अगर स्पष्ट तौर पर अपनी सीटों को नहीं निकाल कर ले जाएं तो हम उस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों कांटे की टक्कर आई वहां पर। वहां तो खुद मुखिया बैठे हैं जो पूरे प्रदेश के लिए रणनीति बनाते हैं, अपने इलाके की रणनीति कहां कमजोर पड़ गई? ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कुछ स्ट्रेटजी के तहत भी कुछ वार्ड ओपन रखे जाते हैं, और जैसा आपने बताया था कि 400 वार्ड तो करीबन भाजपा के ओपन थे, हमने 350 के आसपास रखे थे। तो ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। इसमें जो निर्दलीय है वो निर्दलीय भी हमारे से समर्थित ही है और हम हमारे द्वारा ही उनको इस तरीके से किया गया है। तो ये स्ट्रेटजी का पार्ट है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब आप अगर
प्रदेश अध्यक्ष जी का देखेंगे तो वो पूरा का पूरा प्रदेश की जिम्मेदारी है। आप उनको एक मतलब स्थानीय जिम्मेदारी में बांध के देखेंगे तो वो मेरे ख्याल से तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं होगा। कारण क्या है कि उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और वो पूरे प्रदेश में मतलब मुखिया होने के साथ साथ वो प्रदेश के एक सबसे बड़े महकमे के मतलब मंत्री भी हैं। तो उनके साथ में आज अगर शिक्षा विभाग की अगर आप बात करोगे तो राजस्थान ने ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, स्कूली शिक्षा के अंदर सबसे बेहतर काम किया है। इस बात की ताकीद केंद्र सरकार ने भी की है। तो आप ये मान के चलिए कि हमने जो कार्यक्रम किए हैं या जो काम किए हैं, चाहे मतलब विधानसभा के अंदर किसानों के लिए कानून पारित करने की बात हो, जबकि पूरा देश किसानों के मतलब केंद्र की सरकार किसानों के खिलाफ जब काले कानून लेकर आई तो हमने, हालांकि राखी जी का नंबर बाद में आएगा। आर्य साहब, मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा, अभी तक हमने जो बातचीत की ना उसमें ये स्थानीय स्तर के जो चुनाव हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप स्थानीय मुद्दों को लेकर क्यों बात नहीं की जा रही है? क्यों राष्ट्रीय मुद्दों को बीच बीच में लाया जा रहा है? क्यों राज्य स्तर तक के जो मुद्दे हैं या राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा मंत्रियों के काम क्यों गिनाए जा रहे हैं? सड़क की बात, बिजली की बात, और वहां पर क्या पानी पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, उस इलाके में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इलाका, वो वार्ड अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर कितना अपने आप को मजबूत देख रहा है, उन मुद्दों की बात क्यों नहीं की जा रही है? बार बार स्थानीय मुद्दों को छोड़कर केंद्र के मुद्दों की तरफ क्यों गिनती की जा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभात जी। स्थानीय मुद्दे पूरी तरीके से हैं। आप अगर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे तो हमारी सरकार का प्रदर्शन बेहतर रहा है। अगर जब हम मतलब संपूर्ण प्रदेश में बात करते हैं तो हमें केंद्र और राज्य की तुलना करनी पड़ती है, वरना अगर आप मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे तो आप हमारा पूरा का पूरा सिस्टम देख लीजिए। हमने शिक्षा के अंदर भी, चाहे आप विश्वविद्यालय दोबारा खोलने की बातें तो हमने खोली, और इस सरकार के द्वारा जो स्कूलें बंद की गई थी उसको भी हमने वापस से शुरू किया। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो आपके अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की बात हुई थी, उसपे भी पूरे मतलब आप देखिए कि जबरदस्त नामांकन आया है और अच्छा कार्यक्रम हम देने जा रहे हैं कि भाई शिक्षा मतलब सरकारी स्कूल के अंदर भी अंग्रेजी माध्यम में बच्चे पढ़ सकेंगे। तो अब जहां तक सहायता और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो उसके लिए हमेशा हमें केंद्र सरकार से मदद की दरकार रहेगी। और मैं फिर बार बार एक ही चीज कहता हूं कि हर स्थानीय मुद्दे के अंदर केंद्र की मदद के बिना वो नहीं हो सकता। चाहे लोकल बॉडीज के अंदर भी अगर विकास की बात हो तो केंद्रीय सहायता आती है। पहले आपने देखा होगा कि मोदी जी से पहले जो केंद्र की सरकारें होती थी तो केंद्र की पूरी सहायता मिलती थी। अब उन्होंने परसेंटेज घटा के बहुत कम कर दिया अपना। तो आप इस चीज को देखिए ना कि केंद्र अगर 100% असिस्टेंस से दे, प्लस राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे तमाम तरह के अभाव हैं, क्षेत्रीय विसंगतियां हैं, क्षेत्रीय असंतुलन, स्टेट के खुद भी अपने स्थानीय स्तर के मुद्दे जो होते हैं, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। आप देखिए ना, पिछले रेवेन्यू जनरेशन का एक पूरा एक तरीका होता है, वो स्थानीय स्तर पर विकास के लिए हर चीज के लिए केंद्र की तरफ मैं वही बात कह रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 साल वसुंधरा जी की सरकार रही, रिफाइनरी पे 1 इंच काम नहीं हुआ। अब जब हम 2013 से पहले रिफाइनरी की शिलान्यास करके जा चुके थे, 5 साल वसुंधरा जी की सरकार रही, पता नहीं किसके हित साध रहे थे वो कि उन्होंने रिफाइनरी राजस्थान में नहीं बनने दी। अगर रिफाइनरी राजस्थान में 5 साल पहले बन जाती तो आज हमारी रेवेन्यू की स्थिति बहुत बेहतर होती। आज अगर तमाम तरीके की जो बातें हैं, जो हमें केंद्र से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर क्लियरेंस चाहिए, चाहे ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हो जो कि पूर्वी राजस्थान की मतलब जीवन रेखा जैसा बनने की बात है, तो इस तरीके के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो रिफाइनरी के अंदर देरी हुई उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। आज हम इस सरकार में आने के बाद में हमने रिफाइनरी के ऊपर काम किया, मतलब मेट्रो के अंदर इन्होंने काम रुकवा दिया, और भी हमारी तमाम तरीके के कार्यक्रम थे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की थी, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भाजपा के शासित राज्यों ने उस योजना को लागू करने से मना कर दिया था। तो आज हमने तो समन्वय के साथ में आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, तो उसमें भी हमने बीजेपी ने तारीफ की है इस बात की, कल डॉक्टर सतीश तारीफ की है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब वसुंधरा जी में और मोदी जी में समन्वय नहीं था, तभी तो आयुष्मान भारत योजना राजस्थान में लागू नहीं हुई। और भामाशाह में जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार के किस्से तो आप करेंगे तो मतलब अलग ही बात होगी। तो स्थानीय मुद्दे पे भी बात करने के लिए हम तो तैयार हैं।
राखी जी, आप शायद तो जवाब भी देना। प्रभात जी, भ्रष्टाचार की बात जब कांग्रेस करती है ना तो सच में हंसी आती है, और मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी कहेंगे कि भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस गवर्नमेंट करेगी तो बात ही क्या है। दूसरी बात ये सर कि जब हम राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार आई थी तो ये वादा लेकर नहीं आई थी कि सेंट्रल मदद करेगी तब हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, सेंट्रल मदद करेगी जब हम किसानों का कर्ज माफी करेंगे, सेंट्रल मदद करेगी तो बिजली के भावों में हम बढ़ोतरी नहीं करेंगे, और सेंट्रल मदद करेगी तो किसानों का जो साल भर का 10,000 रुपया का सब्सिडी दिया जाता था वो नहीं देंगे। हर बात के लिए सेंट्रल को दोषारोपण करना ठीक नहीं है। प्रभात जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि स्टेट को भी अपने रेवेन्यू स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, चाहे वो माइनिंग सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो, चाहे इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स के अंदर हो। क्यों नहीं इंडस्ट्रीज को बुला करके कहा जाता है कि भाई हम अपने हमारे हिस्से की जीएसटी माफ करेंगे आपको, आइए हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए। क्यों राजस्थान सरकार ने 2 साल के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषारोपण करने के अलावा जी 2019 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ लीजिए प्लीज। सर मैंने बीच में नहीं बोला था। 2019 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ लीजिए, आपके मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपने कहा वहां से पैसा नहीं आया, वहां से नहीं पैसा आया, तो क्या आप लोग क्या ये मानते हैं कि आप लोग सक्षम नहीं है? आप राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार सक्षम नहीं है इस बात के लिए कि वो राजस्थान के लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं करेंगे। आज घोषणा पत्र की सारी चीजें पूरी नहीं हुई, वो आपके ही लोग बोल रहे हैं। जो नकारा निकम्मा लोग बोला था, तभी ध्यान होगा आपने ये बात मेंशन हुई थी कि कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। और वो आप चाहे कितनी भी बातें करें, लोगों के सामने चीजें हैं। रोजगार की बात करते हैं, विधानसभा में 1.25 लाख रोजगार सृजित करने का जो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला था, आज 16,000 से ऊपर फिगर नहीं पहुंचा वो वाला। तो इसलिए देखिए, कहने की बातें अलग होती हैं। आप अगर बहुत सारी बातें इस तरह के सेंट्रल को हर बात में दोषारोपण देके कहेंगे तो राजस्थान की जनता ये भी पूछेगी तो आप भी तो गवर्नमेंट है, आप भी तो कुछ कीजिए। आप जब तक आप खुद नहीं कुछ करेंगे तब तक हर बात बस सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषारोपण करने के अलावा हम कोई काम ही नहीं करना चाह रहे। परिणाम को लेकर एक सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहूंगा। जी। अगर बीजेपी में 2 ध्रुव नहीं होते तो परिणाम थोड़ा सा और सुधर सकते थे। देखिए प्रभा जी, जिस तरह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और बड़ी पार्टियों के अंदर इस तरह के मनभेद होना बहुत ही स्वाभाविक है। कई जगह पे ऐसा देखने को आता है कि मतभेद अगर है तो उस केस में, क्योंकि देखिए क्या है, मैंने बताया ना, वार्ड बहुत छोटे हैं और मुझे लगता है ओम सैनी जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इतने छोटे छोटे वार्ड में मतदाताओं का प्रेडिक्शन करना सच में बहुत मुश्किल हो गया है। मैं बहुत सारे वार्डों में मैं खुद जाकर आई और वहाँ देखिए आप लोग आप जाओगे तो आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको नाश्ता भी कराएंगे, लेकिन मत तो है वो अपने हिसाब से देंगे। तो सवाल अलग है जी, मेरा सवाल थोड़ा अलग है। बीजेपी में, स्टेट बीजेपी में अगर 2 ध्रुव नहीं होते तो बेहतर परिणाम हो सकते थे। देखिए अभी जब परिणाम आए हैं इनका असेसमेंट किया जाएगा, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण नहीं हो सकते हैं, उन सब बातें में चर्चा जो पार्टी लेवल पे की जाएगी और हो सकता है उसमें से कई कारण निकल कर आएंगे। और प्रभात जी, जैसे ही इस बात की मंथन हो जाएगा डिस्कस करेंगे हम इस बात को जरूर। जी ओम जी भाई साहब, प्रभात महत्व ये है कि जो 4 लोग विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मेवाड़ में 3 सीटें हैं और एक ऐसे कावाटी की सीट है। तो इसका जो निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं उन इलाकों से, उसका परिणाम बड़ा अपने आप में सोचने के लिए मजबूर करेगा दोनों पार्टियों को। जो जीत गए हैं उनको उसको बनाए रखने के लिए, जो हार गए हैं वापस गेन करने के लिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस पे साफ दाव पे लगी है बड़े बड़े नेताओं की। देखिए निश्चित रूप से गिरिजा व्यास और सीपी जोशी साहब तो मेवाड़ के लिए जिम्मेवार रहेंगे और गुलाब चंद जी कटारिया जो है, जो एक छत्र नेता है मेवाड़ के, वो वहां के लिए जिम्मेवार रहे। तो वो कैसे बना रहा है, ये शायद मेरा ख्याल है कि कल जब अपने पास में डिटेल में सारी सूचनाएं आ जाएंगी, कौन सा पार्षद कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, उसके बाद में बात की जा सकती है। ये संकेत होगा कि कौन सी पार्टी मीनिंगफुल रहेगी उन चुनाव के अंदर और कौन सी पार्टी के लिए संकट पैदा होगा, तो वो तो कहा जा सकता है। बाकी तो ये जो गणित है कि साहब कांग्रेस को क्या दिया केंद्र ने कहा क्या नहीं दिया, ये तो चलता रहेगा। और हमारे पास अगर बीजेपी की मीटिंग्स में, पिछली जो मीटिंग्स बुलाई गई थी जिसमें केंद्र के जो नेता हैं वो भी शामिल हुए थे, बीजेपी के वो शामिल हुए थे, उसमें अगर वसुंधरा राजे आती तो आज परिणाम बीजेपी को पहले से बेहतर मिलते, आप ये मानते हैं क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी में लगातार बोलता हूँ इस बात को, मुझे इस बात पे बड़ा ऐतराज होता है कि जब भी कोई बोलता है कि अमित शाह जी और मोदी जी की पार्टी, मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। पार्टी में रह करके तो देखिए घनश्याम तिवारी जब
पार्टी में थे तो उनकी हैसियत क्या थी, जब पार्टी से बाहर हो गए तो उनकी हैसियत क्या रही, और पुनः वो पार्टी में क्यों गए। तो देखिए ये वक्ती सिलसिला है, ये ना बोले इनके अपने डिसिप्लिन होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल कमजोर से आदमी को भी अगर आप राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। डोटासरा जी को कौन जानता था साहब इससे पहले कि साहब वो प्रांतीय अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस पार्टी के, बने तो उनकी हैसियत बन गई है, अब उनको उसको मेंटेन करना है। तो इसी तरीके से जो जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिन लोगों को मिली हुई है वो उस जिम्मेवारी को वहन करें और अपना रिजल्ट दिखाएं कि वसुंधरा जी नहीं आई तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वसुंधरा जी प्रभावशाली नेता है, राष्ट्रीय नेता है, उनका बहुत बेहतरीन काम रहा है, ये सब बातें तो कही जाएंगी, लेकिन ये कहें कि वो नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। हाँ, एक वक्त में ऐसा टेंशन होता रहा है, लेकिन अब नहीं है ऐसा सिलसिला। अब भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर बहुत डिफरेंट हो गया है, जिसको ये एनालाइज नहीं कर सकते। राजन जी, जो हम दिग्गजों की बात कर रहे थे उसमें इतने दिग्गजों में सिर्फ डॉक्टर रघु शर्मा की बात करें और अशोक चांदना की बात करें, सिर्फ ये दो ऐसे दिग्गज रहे हैं जिन्होंने थोड़ा सा स्पष्ट तौर पर अपने वहां पर बोर्ड की जो स्थिति थी, वो उसकी जो तस्वीर थी उसको क्लियर किया। लेकिन उसके अलावा कुछ और नाम जो मैं गिनवा दूं, भंवर सिंह भाटी की बात करें, साले मोहम्मद, सुखराम बिश्नोई, महेंद्र चौधरी, यहाँ पर कांटे की टक्कर में रह गए या फिर बीजेपी से पीछे रह गए। दिग्गजों की जबकि सरकार है उनकी यहाँ पर, और आपने जो सारी चीजें गिनाई हैं कि कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया गया है, उनके बावजूद अगर दिग्गज इस तरह से फेल हो जाते हैं और 7 में से सिर्फ 2 ही मंत्री जो हैं वो अपनी साख बचा पाते हैं, तो कांग्रेस को अब क्या लगता है कि वापस संगठन के स्तर पर सोचना होगा? प्रभात जी, चुनाव कोई भी हो, हार और जीत हमेशा एक जिम्मेदारी लेकर आती है, तो इसमें तो निसंदेह अपने पार्टी स्तर पर पूरा विश्लेषण होगा। और दिग्गजों की जहां प्रतिष्ठा की बात है, तो भंवर सिंह जी को आपने शायद मीडिया में सुना होगा, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि, और दूसरा साले मोहम्मद जी भी अपने क्षेत्र में पूरा का पूरा, क्योंकि मतलब हमारे पास में जनमत है और हम पूरी तरीके से वहां पे निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब होंगे। और रही बात कि भाई प्रतिष्ठा दांव पे रहती है, तो हर चुनाव में राजनेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे रहती है, और उसका एक सकारात्मक पक्ष यह है कि हर जीत एक जिम्मेदारी लेके आती है, और जीत जो है, हार जो है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके आती है। तो इस चीज को हमें पूरी तरीके से सकारात्मक लेना चाहिए। और जहां तक इस चुनाव की बात है, तो इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, यही बात है, और आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक अच्छी डिबेट हमारे साथ में की, उसके लिए आपको। मैं एक सवाल के साथ वापस आपके पास लौटूंगा। आपने कहा कि निर्दलियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पार्टी के समर्थित हो सकते हैं, और वो आपने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत उन निर्दलियों के भरोसे अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे। लेकिन उसके अलावा भी लंबी फहरिस्त है। मैं इस दूसरे दलों की अगर बात करूं, एनसीपी की बात कर लें, बीएसपी की बात कर लें, बीएसपी को एक पे छोड़ देते हैं, लेकिन आरएलपी और एनसीपी, आपको नहीं लगता कि एक ऐसे राजनीतिक दल की हम बात कर रहे हैं जो लंबे समय तक अपना इतिहास रखते हुए, जिनका सत्ता यहाँ पर बनी हुई है, उनके बीच में सेंधमारी कर लेती है? 2 जगहों पर निवाई की बात करें, नोखा की बात करें, वहां पर एनसीपी अपने उम्मीदवार ले जाती है और बड़े अच्छे स्तर से ले जाती है। देखिए एनसीपी 17, बीजेपी 9 और कांग्रेस 8। ये निवाई का मैं आपको स्टेटस बता रहा हूँ। नोखा में 28 पर एनसीपी जाती है और बीजेपी को 15 पर समेट देती है, और कांग्रेस को वहां पर कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो निर्दलीय नहीं है, यहाँ तो पार्टियां हैं। अरे साहब, हेलो, अरे साहब, आपसे सवाल था मेरा। दोबारा एक बार सवाल रिपीट कीजिए, आप राकेश जी से। मैं ये कह रहा था कि आपने निर्दलियों को लेकर तो ये कहा कि वो स्ट्रेटेजी के तहत आपने निर्दलीय उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन आरएलपी और एनसीपी को अगर हम देखते हैं, इन्होंने उन निर्दलियों, कांग्रेस, बीजेपी, इन तीनों के बीच में सेंधमारी की है। और उदाहरण मैंने दिया एनसीपी का, जहां पर निवाई और नोखा में तो बिल्कुल कांग्रेस शून्य पर रह गई, वहां पर एनसीपी 28 सीटें निकाल कर ले गई और कांग्रेस वहां पर अपना कोई वजूद ही नहीं बना पाई। वहां तो निर्दलियों के भरोसे भी बात आप नहीं कर सकते। नोखा की जो राजनीति है, अगर आप पिछले 30 साल से अगर देख रहे होंगे, तो नोखा शहर की जो राजनीति है वो 2 परिवारों के इवन उन्हीं के आसपास घूम रही है। तो ये मतलब अपने आप में एक विचार्य विषय है कि वहां पर जो हमारा स्थानीय स्तर पर जो मतलब नगरीय जो क्षेत्र है, उसके अंदर जो वीकनेस है, उसके लिए निश्चित रूप से आने वाले समय में मतलब सुधार की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया है। और निवाई का जो आप उदाहरण बता रहे हैं, तो ये हमारे ही लोग
अगर किसी कारण से इधर उधर हुए हैं तो उनको समय रहते या जब भी जो चीजें होंगी उनको साथ में लाके और काम किया जाएगा। असली मुद्दा है क्षेत्र का विकास। अगर किसी भी बात में, क्योंकि स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वहां जन अपेक्षाएं बहुत ज्यादा, स्थानीय मुद्दे होते हैं, जन अपेक्षाएं होती है, प्लस आपका जो छोटे छोटे जो काम होते हैं ना उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है और इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। जो कमियां आपने जो बताई खासकर नौका और निवाई की, तो उन चीजों पर पार्टी स्तर पर, स्थानीय स्तर पर पूरा मंथन होगा और आने वाले समय में वो जो भी राजनीतिक रूप से या जो भी सामाजिक रूप से जो कुछ हुआ है उनके बारे में सुधार किया जाएगा। जी राखी जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट की शुरुआत करना चाहूंगा, बाकी दोनों जो हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं उनसे भी क्लोजिंग कमेंट लेंगे। आप अब फिलहाल इन परिणामों को लेकर आपको क्या लगता है कि और क्या कोशिशें आपको करने की जरूरत महसूस हो रही है और आगे बोर्ड बनाने को लेकर किस तरह की कोशिशें रहेंगी? फिर बाड़ाबंदी या फिर तथा कथित प्रशिक्षण शिविर, किस तरह की कोशिशें रहेंगी? बिल्कुल प्रभात जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक मुद्दा जो छूट गया था वो यही मुद्दा था कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए 8 दिन का समय क्यों? आज जब 31 तारीख है और 8 तारीख को अपॉइंटमेंट होगा तो व्हाई टू टेक दैट मच ऑफ टाइम? आप 2 दिन में 3 दिन में कीजिए ना। तो जैसा कि अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि अभी 50 निकायों में चुनाव हुए और 14 में भारतीय कांग्रेस को बढ़त मिली, लेकिन चेयरमैन बने 36 में। यानी ये जो टाइम है ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए यूज किया था। हमें तो इस बात पे भी ऑब्जेक्शन है कि इतने लंबे टाइम के, और पहली बार हुआ राजस्थान के इतिहास में कि इतना लंबा टाइम जो है वो चेयरमैन या मेयर के अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी निकाय के अंदर किया गया। तो मुझे जी इसको क्लोज करें, वाइंड अप करें। राजेश जी, इस सवाल की जवाब के साथ आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट भी दे दीजिए। प्रभात जी, राखी जी जैसा कह रही है तो इनको तो 4 निकायों में थी, उसके बाद भी इन्होंने 12 बना लिए, तो फिर आप ये किस बात से कहना चाहते हैं? इनकी तो सरकार भी नहीं इतना लंबा टाइम क्यों दिया जाता है? इसका कारण बता दीजिए सर। लंबा और कम समय की बात नहीं है ये, जो कारण तो कुछ तो होगा सर, कुछ तो सोच के आप सोचिए ना, आप सोचिए ये सारी की सारी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके अंदर समय देना प्रशासन का काम है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहता है। आप अगर ऐसा अगर प्रपोज करती है भाई आप राजनीतिक दल है, आप ऐसा ऐतराज करेंगे तो देख सकते हैं ना, आप ऑब्जेक्शन दीजिए। अब आपको चुनाव के अंदर ऑब्जेक्शन दिया नहीं तो कब दिया? ऑब्जेक्शन चुनाव से पहले दिए जाते हैं ना भाई, ये तो पहले की पहले पूरी अधिसूचना जारी होती है। चलिए एक बार ओम जी से क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगा। ओम जी, अभी जो फिलहाल परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें आने वाले वक्त में मतदाता की मानसिकता पर आपको क्या बदलता हुआ असर नजर आ रहा है? इसके साथ मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका एक मिनट में चाहूंगा। मतदाता की मानसिकता तो बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक हो रही है, देखिए, क्योंकि जब तक आप राजनीतिक चेतना का लेवल उनका बढ़ाएंगे नहीं, उनके पास पहुंचेंगे नहीं, तब तक मतदाता इधर से उधर होता रहेगा, चाय पिलाएगा लेकिन वोट जिसको मर्जी आगे दिलाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान की राजनीति में जब ये बाड़ाबंदी वाला जो रोग लगा है, इससे मुक्त हो जाएंगे तब हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी राजस्थान में सफल हो रही है। जी चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पर बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जिस तरह के परिणाम अभी पिछले निकाय चुनावों में सामने आए हैं वो मतदाता को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन राजनेताओं को ज्यादा सोचने के लिए, राजनीतिक दलों को ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आखिर मतदाता किस दिशा में जा रहा है और जिस दिशा में वो जा रहा है वो किस सोच के साथ जा रहा है। वापस उसको अपने पक्ष में करने के लिए आपको क्या नैतिक बदलाव करने होंगे, अपने राजनीतिक दलों की सोच में क्या बदलाव करने होंगे, अपने काम करने के तरीके में क्या बदलाव करने होंगे, ताकि जो ढांचा आपने इतने सालों में अपने राजनीतिक दलों का खड़ा किया है वो और ज्यादा मजबूत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।